गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि कल की क्लास में आप सभी ने पूरा पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार का एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जो था वह आपके माइंड में हम सेट कर चुके थे कि हमको आगे क्लास जो है वह आप सबको कैसे पढ़ाना है, जिसमें पूरा पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उसको आपके सामने एक छोटे छोटे इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। और कल की क्लास में ही आप सभी को मैं बताया भी था कि आज जो है कि मगध का उदय जो टॉपिक है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक जो है मगध का उदय को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल का एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देते हैं आप सभी को। जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि बिहार का संबंध जो है वह पूरा पाषाण काल से लेकर है, क्योंकि बिहार के कई स्थानों से पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर पूरा पाषाण काल की अगर बात कर लेंगे तो बिहार में दो स्थान आप सभी को याद होगा कि मुंगेर और नालंदा से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो वहां मुंगेर और नालंदा से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर जब हम नवपाषाण काल में पहुंचे थे उस समय आपको हम चर्चा किए थे कि पूरा पाषाण के औजार जो थे वह और पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के औजार उतने ढंग से उन्नत नहीं थे, क्योंकि मानव के जो पत्थर पे औजार बनाने के क्या था यह शुरुआती काल था। यानी पूरा पाषाण काल के औजार और मध्य पाषाण काल के औजार नव पाषाण काल के अपेक्षा क्या थे, कम उन्नत थे और वह क्या थे, मतलब ज्यादा आधुनिक नहीं थे। लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्यों ने कई सारे छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल किया था और उसको कई सारे तकनीक के माध्यम से उसका विकास किया था और इस समय उसकी मारक क्षमता भी ज्यादा हो गई थी। इस प्रकार से हम ये भी बताए थे कि नवपाषाण काल में आते आते मानव आधुनिक हो चुका था और इस समय वह कृषि क्रिया आर्ट का आविष्कार, जहाँ पे पहले पूरा पाषाण काल और आपका मध्य पाषाण काल में क्या था, मतलब कंद फल फूल यानी प्रकृति जो प्रदत्त वस्तुएं थी उसी को उपयोग कर पाता था। लेकिन नवपाषाण काल में उसको पकाकर भूनकर उसको खाना स्टार्ट कर दिया था। इस प्रकार से नवपाषाण काल के साथ भी बिहार में देखने को मिलता है और जिसमें कल हम बताए थे कि मुंगेर और नालंदा तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसी प्रकार से नवपाषाण काल के अवशेष की मैंने बताया था कि गया, पटना, इसके साथ ही सारण और वैशाली और आपका सासाराम से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सारण में एक स्थान पड़ता है चिराग, इसी प्रकार से वैशाली में एक स्थान पड़ता है चेचर और इसी प्रकार से सासाराम में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सेनुवार, जिसे सेनुवार मठ भी कहा जाता है। सेनुवार मठ और इसके अलावा पटना के आसपास एक मनेर है जहाँ के जो क्या है लाई प्रसिद्ध लगता है कि हाँ मनेर की क्या है लाई जो है बहुत प्रसिद्ध है कि मनेर की लड्डू होगा, देख लीजिएगा आप या कभी जाइएगा बिहार घूमने तो पटना के पास एक मनेर जगह है, वहां के जाकर जो भी या तो लाई होगा या तो लड्डू, तो कोई चीज प्रसिद्ध है वहां का। तो सब उनकी जो लिंक जो है वह नवपाषाण काल से होती है। इसके अलावा बिहार में जो पाषाण काल के कुछ गुफा चित्रों से भी जानकारी मिलती है, जैसे कि कैमूर की गुफा, इसी प्रकार से आप नवादा की गुफा, जमुई की पहाड़ियों से भी वहाँ पे पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के समय के मनुष्यों के देखेंगे वहाँ पे कि पूरा एक झुंड बना हुआ है और वो झुंड जो है वह शिकार करते हुए दिखाया गया है, वहाँ पे डांस करते हुए दिखाया गया है, ठीक ना। इस सबको वहाँ पे चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल जिसकी चर्चा मैंने कल किया था। इसके बाद हम बात किए थे ताम्रपाषाण काल। किसी भी ताम्रपाषाण काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में मानव ने तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और स्पष्ट रूप से कहें तो सिंधु घाटी का अवशेष जो है वह स्पष्ट रूप से बिहार से नहीं मिले हैं, लेकिन ताम्रपाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए, जैसे कि सोनपुर, जैसे कि गया, जैसे कि आपका चिराग, जैसे कि चेचर और पटना के आसपास क्षेत्रों से ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बताए थे कि जब हम ऋग वैदिक काल में पहुंचे तो वहां पे आर्यों का प्रसार नहीं हुआ था।
जिसको आप इतिहास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उत्तर वैदिक काल यानी आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पहुंचा, तो उससे बताया था कि आर्यों ने अपना प्रसार किया और उनका जो प्रसार जो था वह गंगा घाटी तक पहुंच चुके थे। उसके बाद हम आपको पहुंचाए थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। देखिए 6ठी शताब्दी पूर्व में, क्योंकि आज की मगध के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के इतिहास को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां से आप नोट करिएगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद और 10 गणराज्य की चर्चा मिलती है। और इस 16 महाजनपद और 10 गणराज्य की जो चर्चाएं जो हम बता रहे हैं, इसका रेफरेंस जो है वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से है। यानी बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें स्पष्ट रूप से 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चाएं मिलती है। लेकिन आज की क्लास में हम 16 महाजनपद को आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यह क्लास जो है वो बिहार स्टेट वो एग्जाम को दृष्टिकोण को रखकर है और इसमें मेरा टॉपिक जो है बिहार स्पेशल की है। तो इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद कौन कौन? अंग, मगध और लिच्छवी। यह 3 महाजनपद जो हैं वह जो थे वो क्या थे? बिहार में अवस्थित थे। ठीक है, यह 3 महाजनपद जो थे वह बिहार में अवस्थित थे। अंग की अगर राजधानी की अगर बात करेंगे तो अंग की राजधानी जो हो जाएगी वह चंपा। मगध की राजधानी जो है वह आपका गिरिब्रज या गिरिब्रिज बोल दीजिए, गिरिब्रज या इसको राजगीर। हालांकि आगे चलकर कुछ समय के लिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को भी बनाया गया था। इसकी चर्चाएं आगे क्लास में आपको होगी। इसके बाद लिच्छवी की बात कर लेंगे तो यह वैशाली। इसके बाद अंग के अंदर अगर बात करेंगे तो आज के जो मुंगेर और भागलपुर के जो क्षेत्र आते हैं वह अंग महाजनपद के उस समय आते थे। इसी प्रकार से मगध की अगर बात करने की कोशिश करें तो मगध महाजनपद के अंतर्गत आपका गया, पटना, उसके बाद औरंगाबाद, इसके बाद नालंदा, नवादा, यह सभी जो क्षेत्र थे वह मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसके बाद अगर हम लिच्छवी की यानी जो वैशाली और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते थे वह आपके लिच्छवी के अंतर्गत आते थे। इस 3 महाजनपद में हालांकि आगे चल के आप देखेंगे कि मगध जनपद जो थी वह काफी शक्तिशाली हुआ था, जिसकी चर्चाएं कल आप जब पढ़ेंगे आपका बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल्स देंगे कि बिंबिसार जो था वह किन किन क्षेत्रों को साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, किसके साथ अपना किसके साथ राज को विस्तार करने के लिए युद्ध किया था, ठीक ना, उसकी चर्चाएं कल आएगी। तो आज की क्लास में हमको मगध का उदय के पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक मगध का आपको रेफरेंस दे दिए, ठीक है। उसके बाद आज हम शुरुआत करते हैं मगध। चलिए यहाँ तो लिख लिए होंगे, चलिए देखिए मगध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेद में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, रामायण में, महाभारत में, पुराण में, उसके बाद दिव्यवंश और एक जो है वह है महावंश, ठीक है। अगर हम बात करें मगध की उल्लेख की अगर बात करेंगे तो मगध का उल्लेख जो है वह वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, पुराण, दिव्यवंश और महावंश मिलता है। अगर वेद की बात करेंगे तो मगध का स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है वह अर्थववेद में मिलता है। क्या मिलता है? अर्थववेद में, अर्थववेद में।
जिसी प्रकार से अगर ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा की गई है। यानी शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक इतिहास की पहली बार चर्चा की गई है। इसी प्रकार से अगर महाभारत का रेफरेंस ले तो महाभारत में कहा गया है कि गंगा नदी के, ये क्या है, गंगा नदी, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए गंगा नदी है, और इस गंगा नदी के उत्तर में एक राज था, इस राज का नाम पड़ता मिलता है विदेह, और गंगा नदी के दक्षिण में एक राज था, इस राज का नाम मिलता है मगध। ठीक है, यानी गंगा नदी के उत्तर में एक राज अवस्थित था जिसका नाम है विदेह, और गंगा नदी के दक्षिण में एक राज अवस्थित था जिसका नाम था मगध। और इस मगध के अंतर्गत जो था वह गया, पटना, औरंगाबाद और नालंदा के जो क्षेत्र थे वह मगध महाजनपद में आते थे। आगे चलकर भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से मगध जो है वह सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला एवं महाजनपद माना गया। और आगे चलकर मगध जो था वह सभी जनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली, कई सारे राज्य, कई सारे जनपदों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, किसी के साथ उसने युद्ध किया और युद्ध करके अपने क्षेत्र को विस्तार किया। तो मगध में एक चर्चा मिलता है सर्वाधिक, सबसे पहले वह चर्चा मिलता है जरासंध की। जरासंध जो थे वह एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे, और इस पराक्रमी योद्धा को जैसा कि आप महाभारत में जरासंध के नाम सुने होंगे, इसके साथ ही जब बिहार घूमने जाते हुए कभी तो वहां पे एक राजगीर स्थान है, यानी आज की जो मतलब नालंदा के आसपास है, और वहां पे आप जरासंध के किला को भी देखते होंगे, ठीक ना। तो जरासंध की अगर बात करेंगे तो यह जरासंध जो थे वह एक काफी पराक्रमी योद्धा थे, और इनको ऐसी चर्चाएं मिलता है कि भीम द्वितीय, किसने, भीम द्वितीय। बस समझिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको नहीं बनेंगे, प्रश्न जो बनेंगे कहां से बनेंगे वो आगे बताएंगे आपको। तो जरासंध जो थे यानी जरासंध को भीम द्वितीय ने मल्ल युद्ध में पराजित किया था, यानी मतलब कुश्ती में क्या इन्होंने पराजित करके मार डाला था। और इस जरासंध के बारे में बात करें तो मगध पर के शासक जो बने वह सहदेव बने, और सहदेव से लेकर बृहद्रथ वंश के अंतिम तक, बृहद्रथ वंश के अंतिम समय तक लगभग मगध पर 32 शासकों ने राज किया था। लेकिन इस 32 राजाओं को आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो मगध पर जो अंतिम बृहद्रथ वंश के अंतर्गत जो शासक कौन थे, वह कौन थे, रिपुंजय थे, और रिपुंजय तक आते आते तक लगभग 32 शासकों ने यहाँ पे शासन किया था। और इस रिपुंजय के एक मंत्री का नाम था पुलक। क्या नाम था, पुलक, या पुलक कहिए या तो पुलिक, कभी कभी नाम उसको मिलता है। रिपुंजय के मंत्री ने, जिसका नाम पुलक या पुलिक भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, उसने रिपुंजय की हत्या कर दी। और रिपुंजय की हत्या करने के बाद पुलक गद्दी पे नहीं बैठा बल्कि रिपुंजय के नाबालिग बेटे को मगध के शासक नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार से मगध पर आपको एक नाबालिग लड़के का शासन आता है, और इस प्रकार से, लेकिन नाबालिग शासन को देखकर, नाबालिग बेटे को शासन को देखकर एक स्थानीय सामंत है, स्थानीय सामंत जिसका नाम मिलता है भटिये ने, जो रिपुंजय के जो बेटा था, जिसका नाम क्या था, नाम उसकी चर्चाएं नहीं मिलता देखा ना, उसमें मतलब उसका बेटा जो था वह नाबालिग बेटा था। उस नाबालिग बेटे को एक भटिये जो स्थानीय सामंत था उसने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद कुछ समय तक मगध पर भटिये का शासन स्थापित होता है, और आगे चलकर भटिये के बाद मगध पर बिंबिसार का शासन स्थापित होता है। और ऐसी चर्चाएं और ऐसी उल्लेख मिलता है, जैसे कि रेफरेंस अगर आप लेंगे बौद्ध ग्रंथ, अगर महावंश का अगर रेफरेंस लेंगे तो ऐसी चर्चाएं और यहाँ पर उल्लेख है कि बिंबिसार जो था वह मात्र 15 वर्ष की अवस्था में मगध पर शासक नियुक्त हुआ था, और इसके अंदर इतने अच्छे सैनिक की क्षमता थी इसके पास ऐसी मतलब शक्तिशाली शासक हुआ जिसने मगध
कि जो डंका जो था वो कई पूरे भारत में फैलाया था। हालांकि आगे चलकर इसने मगध पर इसे कि मगध को विस्तार करने के लिए इसके सेना बहुत ही सुव्यवस्थित सेना था। इसके साथ ही इसकी सेना जो था, पहली बार सेना को जानते क्या, हाथी को सेना में नियुक्त किया था। इसकी शुरुआत की वर्ष की उम्र में वंश का शासन इसने हर्यक वंश का नींव रखा और यहीं से मगध पर हर्यक वंश का शासन स्थापित होता है, जिसकी शासन अगर हर्यक वंश की बात करेंगे तो आपका अगर बिंबिसार की शासन की बात कर लेंगे तो इसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर अपना शासन स्थापित किया। और इसकी समय काल की अगर बात करेंगे तो इसकी समय काल जो है वह 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक इसने मगध पर शासन स्थापित किया। और इस प्रकार से मगध पर यहीं से सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से आपके हर्यक वंश से शासन स्थापित होता है। और यहीं से आपको हर्यक वंश की जो क्लास जो है वह कल से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल जो इसका उल्लेख करेंगे वह हर्यक वंश से करेंगे, जिसमें आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और एक एक करके कई सारे शासक को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ ही जब हर्यक वंश को समाप्त करेंगे उसके बाद बीपीएससी में जितनी भी प्रश्न अगर इस वंश से बने होंगे उसको भी आपके सामने हम यहाँ पे नोट डाउन करके आपको दिखा देंगे कि देखिए हमारे पढ़ाने के बाद या इस टॉपिक से कहां से प्रश्न बनेंगे। अगर ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से अगर सवाल बनेंगे तो बस स्थल पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन यहां से देखिएगा हर्यक वंश से यानी आज का से ये सहदेव, रिपुंजय, ये सब प्रश्न नहीं बनेगा। आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको यानी हर्यक वंश पर आने के लिए आपको एक पृष्ठभूमि आपके सामने तैयार हो गया, यानी कि कैसे आपको मगध पर हर्यक वंश का नींव पड़ा। और हर्यक वंश का नींव के साथ ही बिंबिसार की हम परिचय, बिंबिसार का राज विस्तार जिसमें उसकी कूटनीति, उसकी वैवाहिक संबंध, उसके युद्ध और इसके साथ ही उसके अंतिम समय में उसकी स्थिति कैसा हुआ, कैसे उसकी हत्या कर दी गई, कैसे उसे पितृहंता की संज्ञा दी गई। हालांकि अजातशत्रु को भी पितृहंता और पितृहंता, हालांकि उसको ढेर जगह पितृहंता की संज्ञा नहीं दी गई। जैसे जैन ग्रंथ में अजातशत्रु को पितृहंता नहीं कहा जाता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को पितृहंता की जाती है। कैसे उसके साथ अजातशत्रु ने अपने राज विस्तार के लिए कई सारे युद्ध किए थे, कई सारे संधि हुए थे। इसके साथ ही सब चर्चाएं आपको कल देखने को मिलेगा। तो कल हमारे साथ आप जरूर क्लास अटेंड करिएगा और कल आप हर्यक वंश पढ़कर आइएगा। और आप नहीं तो फिर हम आपको कल से हर्यक वंश की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो। कोई डाउट हो पूछ लीजिए।